हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। 25 क्वेश्चन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, है ना। ऑलमोस्ट मतलब पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। एक सॉल्यूशन बनाया है हमने। किसका बनाया है? देखो, सॉल्यूशन बनाया मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, वो एक आइडियल सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स आइडियल होगा ये। उसका टोटल वेपर प्रेशर मुझे बता रखा है, पी टोटल इज इक्वल्स टू 135 अल्फा प्लस 100, वेयर अल्फा इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। इसका मोल फ्रैक्शन अल्फा है। प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा ये बता रहा है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, सोचो। एक काम करते हैं, सिंपल कंसेप्ट से चलते हैं। टोटल वेपर प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, है ना। दैट इज पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। या हमें यहाँ पर बोला है कि ये जो है ना, ये मोल फ्रैक्शन किसका है? मिथेनॉल का। मतलब हमें एक कंपोनेंट रखना है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। तो मुझे ए वाले का मोल फ्रैक्शन रखना है, बी वाले का नहीं है। क्वेश्चन इस इक्वेशन में नहीं है, तो बी वाले को हटाना है। तो क्या मैं काई बी, काई ए प्लस काई बी को कह सकती हूँ 1, तो काई बी हटाना है तो वो देगा 1 माइनस काई ए। यहाँ लिखोगे पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस काई ए। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए। देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में से इस वाली और इस वाली में से काई ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ये क्या है? पी टोटल का फॉर्मूला है। इसी अरेंजमेंट में हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, तो हम यहाँ पे पी टोटल को क्या कह सकते हैं? ये पी टोटल है भी हमारा, है ना। पी टोटल क्या आ रहा है? पी टोटल आ रहा है पी पी नॉट टोटल आ रहा है काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ये इक्वेशन आई यहाँ से, ये इक्वेशन आई यहाँ से। या हमने और कुछ नहीं करा, हमने उसमें से सिर्फ काई बी को एलिमिनेट कर दिया और ये इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर ये मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन है। तो अगर इसको इसको कंपेयर करोगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हो? अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो बोल सकते हो तुम कि जो देखो काई ए है वो अल्फा है, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी तुम्हारा 135 है और पी नॉट बी हमारा 100 है। इक्वेशन को कंपेयर करके बोल सकते हैं। हाँ, तो पी नॉट बी मेरा 100 आ रहा है, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो तो पी नॉट ए क्या आ गया? 135 प्लस 100, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू 100 है तो क्या हो गया? ये 235। और ये सारी इक्वेशन हमें किस में दे रखी थी? एमएमएचजी में दे रखी थी, तभी तो मैंने हमसे इसमें पूछा। किसमें? ये एमएमएचजी में, या 135। क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको, पहले इसको इस इक्वेशन में लाना पड़ेगा। मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करके इसको इसके साथ कंपेयर करके लास्ट में आंसर निकालना तो सिंपल है। इस इक्वेशन को लाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये तरीका होता है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। Now next question, question number 27. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? पहले सिनेरियो समझते हैं। इन्होंने बोला मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने वाटर रख दिया, ठीक है। कितने पर है? 293 केल्विन पर है ना, 293 केल्विन पर है।
इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, इसके अंदर मैंने N2 गैस को बबल करा. ओके, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. अगर इसका अमाउंट 1 लीटर है तो इसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ N2 गैस डिसॉल्व हो जाएगी, कितने मिली मोल्स इसके डिसॉल्व होंगे, मिली मोल्स है ना, ऑफ N2 इन 1 लीटर वाटर, यही पूछा है. Assume that N2 exerts a partial pressure, मुझे N2 का partial pressure दे रखा है, P of N2 is equals to 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2, Kh is equals to at 293 Kelvin is 76.848 किलो बार. तो इसको बार में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³ बार, है ना. ये हो जाएगा. हाँ, ये KH की वैल्यू आ गई. ओके, हमें सिंपल हेनरीज लॉ लगाना है. हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू काई. तो पार्शियल प्रेशर N2 का बताओ कितना है, 0.987 बार में कर दिया, ये भी मैंने बार में कर दिया, 76.48 इंटू 10⁻⁶. ये N2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. ओके, तो N2 का मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 0.987 बाय में 76.48 इंटू 10⁻³ इसलिए है ना, किलो था ना, हाँ 3 आएगा. तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7648 को डिवाइड करना है 987 से. सेवन नहीं होगा, तो ठीक है, 0.017648, तो ये हो जाएगा 2.0. तो ये आ जाएगा 16 1 कैरी, 9 2 1 कैरी, 15. It is 4 2 9 6 या, तो ये आ जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻⁴. इतना आ रहा है, इतने क्या आ रहे हैं मेरे मोल फ्रैक्शन आ रहा है N2 का. मुझे बोला कितने मिली मोल्स ऑफ N2 होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में. 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब कितने मोल्स ऑफ वाटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम, बाय में मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, तो ये आ जाता है 55.5 मोल्स. और इसकी जो मोलैरिटी, सॉरी इसका जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है ये बहुत छोटा आ रहा है, वेरी वेरी स्मॉल. जब मोल फ्रैक्शन बहुत कम है ना, इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलोगे मोल्स ऑफ N2 बाय में टोटल मोल्स, जिसमें कि मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे. बट क्योंकि N2 का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो यानी कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो N2 के मोल्स को नेगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा N2
बाय में NH2, यही होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, मिली मोल्स निकालने हैं इंटू के, कितने मोल्स है वाटर के 55.5, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो NH2 सॉरी N2 इज इक्वल्स टू मोल्स, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.12 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये 55.5, इसको लिख सकते हो 1000 बटा 18, ये इससे कैंसिल होगा 10⁻⁻1, इसको हटा देते है ना। तो ये क्या आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से, इसको 2 पॉइंट से हटाओगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 100 और -1 कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये आ जाएगा हमारा 12/18। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया मेरा 4, या फिर हम इसे काट देते हैं 6 की टेबल से 2, और ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 0.6, और ये है मेरे 10⁻⁻³ मोल्स आया है। मिली मोल्स का मतलब ये होता है, तो 0.6 मिली मोल्स आ जाएंगे, है ना, ये आ जाएगा आंसर इसका। तो 0.6 millimoles of N2 gas is dissolved in 1 liter of water under the partial pressure of this, जिसमें KH की वैल्यू इतनी है क्योंकि टेम्परेचर इतना है, KH टेम्परेचर पर वेरी करता है ना, और गैस पर भी डिपेंड करता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.6, 0.6। और हाँ, ये जो आंसर आ रहा है ना, ये अप्रोक्स आंसर आ रहा है, क्यों अप्रोक्स आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया, छोटा करके मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, और दूसरी बात है कि मैं डेसिमल के आगे और पॉइंट्स भी दे सकती थी ताकि वैल्यू और एक्यूरेट आए, मैंने 2 पॉइंट लेके करा, तो ये आस पास का आंसर है, जो भी ऑप्शन हमारा इसके आसपास होगा वो आंसर मार्क करेंगे हम इसका। Now next question number 28. 2 ग्राम of benzoic acid, बेंजोइक एसिड के 2 ग्राम is dissolved in 25 ग्राम of benzene. देखो दैट्स इट, 2 ग्राम of benzoic acid is dissolved in 25 ग्राम of benzene. Show depression in freezing point at equal to delta TF की वैल्यू हमें दे दी 1.62 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है, डिग्री सेल्सियस में बात करो या फिर केल्विन में बात करो, दोनों में ही जो चेंज इन टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ये क्या हो जाएगा 1.62 डिग्री सेल्सियस। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन KF is equals to 4.9 K Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it form dimer in the solution? जो बेंजोइक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आते हैं और आपस में डाइमर बना देते हैं, C6H5COOH का होल। डाइमर कैसे बनता है, बना के दिखाऊंगा अगर मैं, तो देखो डाइमर ऐसा बनता है इसका, ये बेंजीन बेंजोइक एसिड, ये देखो ये एक बेंजोइक एसिड हो गया, क्या ये एक बेंजोइक एसिड हो गया, ये एक बेंजोइक एसिड हो गया, इसी तरह से देखो यहाँ पर C, ये आ जाएगा OH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये क्या बन गया डाइमर, क्या बन गया डाइमर। इस तरह से बेंजोइक एसिड क्या रहता है, डाइमर बनाता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे भी डाइमर बनाते हैं, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी थी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, T इज इक्वल्स टू 0 पर, T इज इक्वल्स टू कोई टाइम T पर इसमें से कुछ अल्फा, C अल्फा माइनस हो गया, जितना इसमें से जाएंगे, अगर इसमें से 2 मोल्स जाते तो इसका 1 मोल बनता, तो यहाँ पर C अल्फा बाई 2 बनेगा। ओके, तो क्या हमने I लिखना सीखा है, हाँ हमने I लिखना सीखा है, यहाँ से पेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से, दैट इज फाइनल मोल्स
बटा इनिशियल मास, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस सी अल्फा बाई टू बटा सी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई टू, है ना। ओके, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी इंटू आई। आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ बाय में के एफ इन डिवाइड बाय मोलैरिटी, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1.62 बाय में 4.9 इंटू, अब इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, सब मास में पता होना चाहिए, बेंजोइक एसिड का मास कितना होता है, बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है, कार्बन 7 कार्बन है 72, 7 कार्बन सॉरी 82 84, 12 इंटू 7 4 1 कैरी 80 84 प्लस 6 6 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन 32, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 120 प्लस 2 122, तो गिवन मास है इसका 2, मोलर मास है 122। ओके, सॉल्वेंट का मास देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, बाय में यानी कि ऊपर चला जाएगा 25 इंटू में 1000, ये तो होता है या ये तो होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, ये कटेगा इससे, हाँ 40, ये आ जाएगा 61, ये सताओगे 10, ये सताओगे 100, ठीक है, ये से कैंसिल, ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 81 पर, अब ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ओके, तो ये आ रहा है 81 इंटू 61 बाय में 49 इंटू 2 इंटू 100, 49 81 61 2 इंटू 100, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी 1 माइनस अल्फा बाई टू, या आई की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 1 माइनस अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो जाता, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट कर लिए 81 इंटू 61, तो ये आ जाएगा 81 इंटू 648, तो ये आ जाएगा 141 कैरी 9, तो ये आ रहा है तुम्हारा 4941 बाय में ये 100 हो गया, और ये हो जाएगा 81 कैरी 9, ठीक है। ये आ रही है तुम्हारी आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू आ रही है, मुझसे बोला परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड निकालना है, यानी कि अल्फा निकालना पड़ेगा, जैसे हम अल्फा को बोलते हैं ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा ही कहते हैं, यहाँ पर अल्फा जो है ना ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालने जाओगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अल्फा बाई टू यहाँ रखो, उस वन देखो अल्फा बाई टू जो है उसको इधर ले जाओ और आई को इधर लियो, तो 1 माइनस आई, और ये जो 2 है उसका मल्टीप्लाई में दे दो, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इस टर्म को रखोगे 4941 बाय में 9800 इंटू में क्या आ जाएगा 2, या तो देखो देखो लास्ट में क्या है मेरा, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको दे देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 9800 में से तुम 4941 सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4859 बाई 9800 इंटू 2, इसको इससे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 4900, ओके, तो ये आ जाएगा 4859 बाय में 4900, अगर मुझे यहाँ पर ना ऑप्शन गिवन होते ना तो मैं अप्रोक्स लगा सकती थी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो वैसे तो परसेंटेज पूछा है, तो एक काम करो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4859 बाय में 49, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये 100 से थोड़ा सा कम आएगा, 90 की परसेंटेज की लाइन में आएगा, तो हो सकता था मुझे ऑप्शन मिल जाता, बट यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4859 को डिवाइड करना है हमें
49 से 0 पॉइंट सॉरी क्या जाएगा 9, क्या जाएगा हमारा 9, ठीक है, ये आ गया 7, ये आ गया हमारा 14, इट इज 3, ये आ जाएगा 9, पॉइंट लोगे 0 आ जाएगा, 0 लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, गड़बड़ी कर दी। ये कितना आया था, देखो कितना आया था, इट इज 1, 8 कैरी हुआ था, 44 है, ओके सॉरी, 8 4 4 बनाएगा 9 पर ही जाएगा, माइनस करोगे तो आ जाएगा 8, पॉइंट लोगे अब 0 आएगा, अब 1 है ना, ये 98 हो जाएगा 2 पर, तो ये आ जाएगा मेरा 99.1%। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, हमने कहीं अप्रोक्स नहीं करा है, सारी जगह कैलकुलेशन करिए तो आंसर इसके आसपास नहीं बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है बट है अच्छा। देखो इसमें क्या लिखा, हाउ मेनी ml, यानी कि वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे हैं, और 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। देखो पहली बात बोली 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, मतलब मेरे पास 1 ग्राम का मिक्सचर है, किसका, Na2CO3 प्लस NaHCO3, है ना, ये है कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, इन दोनों का मोल्स सेम है। अगर मैं बोलूं इसके x मोल्स है, तो देखो इसके x मोल्स है, तो फिर इसके भी x मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर। मोल्स का सेम होने का मतलब ये नहीं कि मास सेम होगा, मास अलग अलग होगा ना भाई। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे वाटर है, ठीक है, देखो वाटर का मास होता है, मोलर मास होता है 18 ग्राम, मैंने बोला वाटर के 2 मोल्स, मतलब कितना मास 36 ग्राम, और मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44 ग्राम, इसके 2 मोल्स, तो मास कितना हुआ 88 ग्राम। तो मास अलग अलग हो सकता है, यानी कि इस मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने एक मोलर बोल दिया तो हाफ ऑफ ग्राम दोनों हो जाएंगे, नहीं, दोनों के मोल्स बराबर है, दोनों के मास बराबर नहीं है, मोल्स का बराबर होना और मास के बराबर होने में फर्क होता है, ठीक है। इसका मोलर मास निकाल लो, दोनों का मोलर मास, तो Na2CO3 दैट इज 46 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 60, है ना, तो ये हो जाएगा 106, इसका मोलर मास आ रहा है 106 ग्राम। दूसरे वाले का निकालो NaHCO3, तो इसका हो जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 46 सॉरी 48, तो ये दोबारा अगेन ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 104 नो 84, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 84 ग्राम, है ना, 84 ग्राम। या अब क्या करें, अब हमसे बोला है, देखो पहले इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, HCl के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन तो पता होनी चाहिए ना, तो Na2CO3 प्लस HCl, ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखो ये करेगा, यहाँ पर NaCl बनाता है प्लस वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखो ध्यान से रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते, इसको 2 कर देते। अब देखो Na2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 फिर Na
HCO3 को रिएक्ट करना है HCl के साथ। ये भी हमें यही प्रोडक्ट बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये 10th क्लास की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl, है ना, NaCl, 2H कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन वाटर के पास आ गई। ठीक है, रिएक्शन समझ आ गई है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने तुमसे बोला कि इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है कितने मोल्स HCl के साथ, 2 मोल्स HCl के साथ, मतलब Na2CO3 का जितना मोल्स मुझे चाहिए ना, उसको कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए जितना मेरे पास Na2CO3 है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंप्लीटली HCl के साथ रिएक्ट करवाने के लिए मुझे HCl के इसके जितने मोल्स होंगे ना उसके डबल चाहिए। और जितने इसके मोल्स होंगे ना, जैसे इसका 1 मोल है तो यहाँ पर HCl का भी 1 ही मोल है, यानी कि जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही इसके मोल्स होंगे, है ना। मुझे एक लॉजिक समझ के बताना कि मैंने बोला इसके x मोल्स है तो इसके भी x ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि जो मिक्सचर है वो कैसा है, एक भी मोलर है, दोनों के x मोल्स होंगे। अगर इसका 1 होता तो HCl के 2 चाहिए होते इसके लिए, और इसका 1 होता तो HCl का इसके लिए 1 ही चाहिए, है ना। अगर इसके x है तो HCl का कितना चाहिए इसके लिए, 2x चाहिए, या अगर इसका x होता तो इसके 2x चाहिए होते। इसका x है तो इसका भी x ही है, क्योंकि इक्विमोलर सॉल्यूशन है, तो इसका भी x ही चाहिए होगा क्या। अगर इसका 1 था तो इसका 1 चाहिए होता था, इसका 1 था इसके 2 चाहिए होते थे, इसका x हो गया इसके 2x, इसके x हो गए इसके भी x। ये x कैसे आया, मैंने लेट अस अज्यूम करा था, मैंने लेट करा था कि दोनों के मोल्स x है। तो क्या यहाँ से तुम्हें ये समझ आ रहा है कि रिक्वायर्ड HCl के मोल्स कितने आ गए, HCl के मोल्स कितने आ गए, 3x मोल्स आ गए, या ठीक है। मतलब अगर मैं किसी ना किसी तरह इस 1 ग्राम के अंदर कितने मोल्स इन दोनों के ये निकाल लूं तो मुझे मोल्स पता चल जाएंगे HCl के, और मोल्स पता चल गए तो आंसर तो खत्म हो गया, क्योंकि मोलैरिटी मुझे पता थी क्वेश्चन में। तो इसके मोल्स निकालना फाइनल हमारा आंसर होना चाहिए ना, बस इसके मोल्स निकालना हमारे लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे निकालोगे इसके मोल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके मेरे पास 1 मोल होता तो तुम बोलोगे उसका मास 106 ग्राम होता, इसका 1 मोल होता तो इसका मास 84 ग्राम होता। इसके x मोल्स है तो इसका मास कितना हो जाएगा, कितना बोलोगे, 106x, इतना ग्राम मास हो जाएगा क्या, हाँ। प्लस इसके अगर x मोल्स है तो इसका मास कितना हो जाएगा, इस कंपोनेंट का मास हो जाएगा 84 ग्राम, सॉरी 84 ग्राम इंटू एक्स ना। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। गिवन मास क्या हो जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स मैंने x माने थे, इनटू में उनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके गिवन मास की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, बस और कुछ तो करा नहीं। इज इक्वल्स टू 1 ग्राम दे रखा है, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, कितना हो जाएगा ये 0 1 कैरी 9 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ रही है 1/190। क्या ये बहुत सिंपल हो गया, हाँ। तो ध्यान से देखो, क्या इसके मोल्स आ गए, हाँ। 3 इंटू एक्स की वैल्यू बोलो 1/190, तो क्या मैं इसको 3/190 मोल्स लिख दूं, बस खत्म बात हो गई, हाँ। अब मुझे बताना, इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.1 मोल, है ना, 0.1 मोलर, मतलब 0.1 मोलर मतलब क्या हो गया 0.1 मोल्स, या फिर सिंपल फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नहीं आता है क्या। मुझसे एमएल में पूछा था तो वॉल्यूम इन एमएल इनटू में 1000 लगा देंगे, बस खत्म हो गया। तो वॉल्यूम इन एमएल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.1 सॉरी वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू में 1000 बटा मोलैरिटी 0.1, या तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले 3/190 इनटू में 1000, और इसका पॉइंट लगाओगे तो 1 पॉइंट और आ जाएगा ऊपर, काम खत्म हो गया क्या, हाँ। कितना आ रहा है 3000 बाय में 19, कितना आ गया, सॉल्व करोगे इसे, हट दो देखो ना। अगर ये 20 होता, तो 3000/20 रख दे तो ये आ जाता है हमारा 150। अब ये 19 है तो 150 में थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। और इसको डिवाइड करके देखोगे तो 3000 बटा 19, है ना, 1 से जाएगा पहले 19, माइनस हो जाएगा 11, 0 नीचे उतारोगे फिर 5 से जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, ठीक है।
फिर 5 से निकालोगे इसको तो आ जाएगा मेरे पास 5, 4 कैरी है ना, 5 प्लस 9, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 5, 15, फिर दोबारा से इसको 0 नीचे डालोगे। हाँ, फिर ये 9 उसके बाद क्या नीचे थोड़ा सा बड़ा नंबर आना चाहिए, उसी के लिए हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो कितना आ जाएगा ये? हाँ हाँ हाँ, 5 19 इंटू 20 से अगर होता तो 19 है, तो 9 से बड़ा नंबर आना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा 7 ही लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा 3, 6 कैरी, माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 12, 12 और 6 13 है ना, 30, 70 है ना, 70 या फिर पॉइंट लोगे 70, पॉइंट लोगे 0, उसके बाद आ जाएगा हमारा 8। तो ये अप्रॉक्स आंसर कितना आ रहा है इसका, कहाँ लिखूं मैं? इसका अप्रॉक्स आंसर कितना आ रहा है? देखो इसका अप्रॉक्स आंसर आ रहा है 1, इसका अप्रॉक्स आंसर आ रहा है 157.8 ml है ना। कितना आ रहा है? 1.5 1 सॉरी 15757.8 ml, ये मेरा इसका आंसर होगा। कितना ml ऑफ HCl रिक्वायर्ड है इतने मोलर सॉल्यूशन का? 157.8 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखो इसमें क्या बोला गया हमसे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज, partial pressure of O2 in air is 0.21 atm at sea level. An aquatic life required a concentration of O2 at least, कितनी चाहिए aquatic life को? aquatic life को चाहिए 4.16 mg per liter, milligram per liter. Will the aquatic life sustain in sea level? अगर मुझे KH की वैल्यू दे रखी है ऑक्सीजन की 1.3 into 10 raised to power -3 mole per liter APA। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो हमें पता है कि एक्वेटिक लाइफ को कितना चाहिए। अगर हम निकाल लें कि सी लेवल में जो लेक है, मतलब जो लेक है बेसिकली जो सी लेवल का वाटर है, वहां पर कितना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो सर्वाइव कर जाएगा, अगर इससे कम हुआ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतना हुआ तब भी कर जाएगा। तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? हेनरीज लॉ से। अब हम हेनरीज लॉ लगा लेंगे फटाफट से कि भाई हमें पता है कि हेनरीज लॉ की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू के एच इंटू पाई। और जैसे ही हम इसको लगाएंगे ना, देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पर, 0.21 इज इक्वल टू के एच, ये है। हम तुम काई की वैल्यू निकालोगे, काई कितना आ जाएगा? काई आ जाएगा 0.21 बाई में 30 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, यार आ जाएगा तुम्हारा 21 बाय 30 इंटू, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2, ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2। इसको ध्यान से देखो, 2100 बाय में 30, क्या ये वैल्यू तुम्हें 1 से बड़ी आती हुई नजर आ रही है? और मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, 1 से बड़ा आ रहा है यानी कि गलती कर दी, यानी गलती कर दी। गलती कहाँ पर होगी? गलती यहाँ पर होगी। देखो ध्यान से, अगर तुम इसको यूनिट वाइज चेक करो तो प्रेशर की यूनिट क्या दे रखी है? एटीएम इज इक्वल टू केएच की यूनिट बोलो, मोल पर लीटर एटीएम, और मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती नहीं है। तो क्या ये यूनिट वाइज इक्वल है? नहीं है। तो तुमने डायमेंशनल यूनिट वाइज इक्वेशन को गलत लगा दिया है, तो आंसर कैसे सही आ जाएगा? यानी कि ये पूरा मेथड ही गलत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जनरली जो हमें के एच की वैल्यू दे रखी होती है ना, उसमें जो के एच की यूनिट होती है
वो प्रेशर में होती है, वो प्रेशर की यूनिट होती है, यानी कि वो एटीएम होगी, वो बार होगी, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन करा था उसमें किलो बार थी, है ना, बार होगी, एटीएम होगी, एमएमएचजी होगा, कोई ना कोई यूनिट होगी प्रेशर की। बट यहाँ पर इन्होंने मोल पर लीटर एटीएम दे दिया है, यानी कि ये प्रेशर की यूनिट तो नहीं है। या तो हेनरीज लॉ तो हमसे ये कहता था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन में मेजर करा, है ना। यहाँ पर ये कुछ और काम कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो के एच जो आ रहा है वो आ रहा है मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी बाय में प्रेशर। इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, ये हो गया मोलैरिटी इज इक्वल्स टू के एच इंटू प्रेशर। क्या इसके अंदर भी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर मेजर करा जा रहा है, तो क्या मोलैरिटी यानी कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, हाँ है। क्या इक्वेशन हेनरीज लॉ को वैलिड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बस यहाँ पे यूनिट का चेक चेंज हो गई, वैसे ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, बट P इज इक्वल टू के एच इंटू काई ये गलत हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा, ये वाला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको लगाओ यहाँ पर। मुझे मोलैरिटी फाइंड करनी है, कि एच की वैल्यू दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻³ और प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई 0.21। इसको सॉल्व करोगे 21 इंटू 13 3 6 1 2 3 7 2 273 है ना, 273 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10⁻³ है ना। एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर लो 2.73, वैल्यू बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगी, -4 हो जाएगा। या ये मोलैरिटी आने ये मोलैरिटी आ रही यानी कितने मोल्स पर लीटर, है ना। मुझे जो एक्वेटिक लाइफ का फॉर्मूला दे रखा था उसमें मास पर लीटर में क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि ये स्ट्रेंथ दे रखी है, ये क्या दे रखी है, ये स्ट्रेंथ दे रखी है, मैंने तो मोलैरिटी निकाली, तो मोलैरिटी से स्ट्रेंथ में जाना पड़ेगा, हाँ जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, हाँ लिखो, यही लिखते देखो। हाँ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करो, करो इसे डिवाइड, इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करो और मोलर मास ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई करो। क्या गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, बाय में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी हो जाएगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या ये रिलेशन समझ आता है, हाँ। तो यहाँ से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ से अगर तुम इसकी स्ट्रेंथ निकालने जाओगे तो वो आ जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻4 मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, या तो अब आ जाएगा 273 इंटू 32, इट इज 6 14 1 कैरी 5 9 1 2 6 7 8, इट इज 6 3 6 7 8, तो ये आ रहा है 8736। दो पॉइंट के बाद, दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा इंटू 10⁻⁻4। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर। ग्राम क्यों आया, क्योंकि मैंने मोलर मास को ग्राम में पुट करा था, 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का मोलर मास, तो ये ग्राम पर लीटर आ रहा है, इसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगी, तुम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में, तो ये आ जाएगा -4 + 3 यानी कि 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 यानी कि इसके एक पॉइंट और आगे चीजें शिफ्ट हो जाएंगी तो आ जाएगा 8.736 मिलीग्राम पर लीटर। इतना ऑक्सीजन है सी लेवल पर जो वाटर है उसके अंदर, इतना होना चाहिए था, इतना है, जितना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर यस, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन करेगी, है ना, एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करेगी। देखो पूछा था ना क्वेश्चन में,
क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा था विल द एक्वेटिक लाइफ सस्टेन इन सी लेवल, तो यस एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करेगी क्योंकि जितना चाहिए था उससे ज्यादा मेरे पास ऑक्सीजन है सी लेवल के अंदर, तो आंसर है यस। अगर मैं इसको डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, ग्राम में ही कंपेयर करूंगा, तो तुम जल्दी जल्दी में इसको गलत कर सकते हो, तो यूनिट को देख के ही कंपेयर करना, सेम यूनिट वाली चीजें ही कंपेयर हो सकती है। तो पहले एमजी को, पहले इसको मिलीग्राम पर लीटर में लेके आना, उसके बाद इसको कंपेयर करना, तो आंसर क्या हो जाएगा यस। Now next question number 31. देखो इसका solution. The solubility of N2 in water is solubility of N2 in water. कितना water? 100 ग्राम water. कितना water? 100 ग्राम water is 2.2 into 10 raised to power minus 4 ग्राम at 20 degree Celsius, है ना, at 20 degree Celsius. When the pressure of N2 over the solution कितना दे रखा है? 1.2 atm. Calculate the solubility at 20 degree Celsius. टेम्परेचर सेम रहेगा. When the pressure कितना बन गया? P final over the solution is of N2 is 10 atm. तो मुझसे बोला गया है कि सोल्युबिलिटी सॉल्यूशन में N2 की 100 ग्राम वाटर के अंदर इतनी है, इतनी ग्राम है, ठीक है, और N2 का उस टाइम पर पार्शियल प्रेशर इतना दे रखा है। अब बोला आपको उसका पार्शियल प्रेशर यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर में, यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर वाले प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ N2 का प्रेशर बोल रहे हैं, तभी पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो N2 का जो प्रेशर है वो जो सॉल्यूशन के ऊपर है, बाद में वो 10 atm हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी? तो मैं क्या यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी हेनरीज लॉ। हमें कैसे पता चले कब हेनरीज लॉ यूज करना है? जब भी गैस को सोल्यूबल कर रहे हैं हम लिक्विड के अंदर, तब हम हेनरीज लॉ का यूज करोगे। जब भी गैस प्लस लिक्विड आ जाएगा तो हेनरीज लॉ आ जाएगा। जब लिक्विड प्लस लिक्विड आ जाएगा तो राउट्स लॉ आ जाएगा। जब गैस प्लस गैस आ जाएगा तो डाल्टन्स लॉ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हेनरीज लॉ की बात करेंगे। हेनरीज लॉ की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। यहाँ पर काई मोल फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे जो मुझे सॉल्युबिलिटी दे रखी है वो इतना ग्राम N2 इतने ग्राम वाटर के अंदर है। क्या मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखा है? नहीं। तो क्या इसे यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूंगी अब? तो मैं इसको लिखूंगी हेनरीज लॉ का बेसिक फॉर्मूला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जब ऐसे हो जाएगा तो P1 by P2 इज इक्वल टू S1 by S2। देखो जो इसमें कांस्टेंट आएगा ना, वो जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने इसका कांस्टेंट बताया तो P इज इक्वल टू के एस आ गया, तो P1 इज इक्वल टू के S1 और P2 इज इक्वल टू के S2। अब तुम बोलोगे कांस्टेंट सेम क्यों आ रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट कैसा आता था? एक ऐसा कांस्टेंट आता था जो गैस पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, गैस भी तो N2 ही है, तो कांस्टेंट सेम आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, से के कैंसिल, P1 by P2 इज इक्वल टू S1 by S2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू बोलो 1.2, P2 की वैल्यू बोलो 10, S1 की वैल्यू बोलो 2.2 into 10 raised to power minus 4 बटा S2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है ना? तो S2 क्या आ जाएगा? यहाँ से S2 आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 222 into 10 raised to power minus 4 by में 12 into 10। इसको सॉल्व करोगे तो 11, आ जाएगा 6, आ जाएगा 3, आ जाएगा 5, तो 55 by 3 into 10 raised to power minus 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 18.33 ग्राम ऑफ N2 dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब तुम बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व है? जो तुमने सॉल्युबिलिटी रखी थी यहाँ पर, क्या ये 100 ग्राम के अंदर थी? बिल्कुल थी। तो क्या ये जो आंसर आएगा वो भी 100 ग्राम के अंदर आएगा? हाँ। तो अगर हम ऐसा करें कि हम ये सॉल्युबिलिटी पर ग्राम रखें, पर ग्राम कैसे निकालोगे? 100 ग्राम के अंदर इतना है, पर ग्राम कैसे निकालोगे? इसको 100 से डिवाइड कर दोगे। इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो पर ग्राम आ जाएगा। अगर इसको मैंने 100 से डिवाइड करा, अब इमेजिन करो अगर मैंने इसको 100 से डिवाइड करा तो जो S2 की वैल्यू आएगी, क्या उसके अंदर
जो मेरी वैल्यू अभी आ रही है उसके नीचे सिर्फ एक 100 डिवाइड में एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। अगर मुझे ये इक्वेशन दे रखी है तो क्या तुम पर ग्राम में, पर ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना N2 इस टाइम पर डिजोल्व होगा क्या निकाल लोगे? हाँ, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर तुमने स्टार्टिंग में पर ग्राम निकालने के लिए पर ग्राम तुम्हें निकालना था और तुमने स्टार्टिंग से ही पर ग्राम की वैल्यू पुट करी तो आंसर में पर 100 ग्राम आएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं पर 100 ग्राम के लिए अगर पुट करूंगी यहाँ पर S1 की वैल्यू तो S2 की वैल्यू भी पर 100 ग्राम के लिए आएगी, और अगर मैं पर ग्राम के लिए पुट करूंगी तो पर ग्राम के लिए आंसर आएगा। मैंने पर 100 ग्राम के लिए पुट करा तो पर 100 ग्राम के लिए आंसर आएगा। कितना 100 ग्राम वाटर के अंदर N2 डिजोल्व होगा, और अगर मैं पर ग्राम पुट करती तो ये S2 की वैल्यू पर ग्राम आती। अब ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दे रखे होते तो उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता, हो सकता है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता कि मुझे सॉल्युबिलिटी पर ग्राम बताओ, तो उस हिसाब से करते आंसर सॉल्व। पर 100 ग्राम बताओ तो उस हिसाब से करते, तो ऑप्शन वैसे दे रखे होते। बट अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया, अगर हमारे बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया तो तुम ये क्वेश्चन ना यहाँ पर ऐसे ही लास्ट में ना पूरी कैलकुलेशन करके ये लास्ट में देयरफॉर रख के आंसर खत्म कर देना। क्यों? हम पर ग्राम क्यों ना निकाले? पर ग्राम से गलत हो जाएगा? नहीं, पर ग्राम से गलत नहीं होगा, पर ग्राम में बात तो वही होगी, है ना। बट ना क्या होता है ना, जब हम बोर्ड लेवल की बात करते हैं ना, तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, जैसे सॉल्युबिलिटी यहाँ पे पर 100 ग्राम में दे रखी है, तो जो आंसर है ना वो हम पर 100 ग्राम में ही निकाले तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में जा रहे हैं फिर, है ना। तो इस वजह से ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना वो एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ट्रू फॉल्स दूंगी, कुछ स्टेटमेंट्स होगी इस चैप्टर की, तुम्हें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लिखी है, देखो। 10% ग्लूकोज इन वाटर, अगर कहीं पे लिख दे कि कोई सॉल्यूशन है तो 10% ग्लूकोज इन वाटर है, उसका मतलब बाय मास, इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रही है? क्या ये स्टेटमेंट तुम्हें सही लग रही है? सोचो सोचो सोचो, क्या ये स्टेटमेंट सही लग रही है? पहली बार में सुनने में सही लगती है, थोड़ा ध्यान से देखो। इन्होंने बोला वाटर 10 ग्राम, ग्राम यहाँ पे 10 ग्राम वाटर, वाटर एक्चुअल में जब मैं लिख दूं ना 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना, या ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसका मतलब होता है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे सॉल्यूशन आता है सही स्टेटमेंट में, इन्होंने वाटर लिख दिया तो फॉल्स हो गया। क्या सिर्फ एक वाटर की वजह से फॉल्स हुआ है? ये स्टेटमेंट बहुत बार क्वेश्चन में ना हमें गिवन सिचुएशन को देने के लिए भी यूज करी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना कि ये वाटर नहीं होता, सॉल्यूशन होता है, पूरे सॉल्यूशन का मास लगते हैं, ठीक है। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर को अगर गोल्ड में डिजोल्व कर दोगे, कॉपर क्या होता है? कॉपर सॉलिड, गोल्ड क्या है? गोल्ड भी सॉलिड है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, बिल्कुल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, कॉपर और गोल्ड मिक्स करके सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, बिल्कुल एलॉयज है ये, एलॉयज है ये। फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ इक्वल मोल्स, बाइनरी मिक्सचर यानी कि दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, इक्वल मोल्स का मिक्सचर है ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि राउल्स लॉ, एट इक्विलिब्रियम द वेपर फेज will be always rich in the component which is more volatile। मतलब समझो, देखो एक बाइनरी मिक्सचर है, समझो एक मिक्सचर है, एक लिक्विड है। जब हम राउल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो जो होता है वो चैम्बर जिसमें दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन रखा होता है, वो चैम्बर हमेशा क्लोज्ड रहता है। क्लोज्ड रहेगा तभी तो प्रेशर मेजर करोगे ना भाई, ओपन रख दोगे तो प्रेशर कहाँ से लगेगा? गैस तो निकल जाएगी, वो ऊपर से सराउंडिंग में चले जाएंगे ना, तो उसको मेजर कैसे करोगे? तो ये ए और बी का एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और बोला जो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, बाइनरी मिक्सचर ऑफ इक्वल, यहाँ पर Na इज इक्वल टू Nb है, तो क्या मैं काई ए को इज इक्वल टू काई बी इज इक्वल टू हाफ कह सकती हूँ? हमें पता है, क्या ये तुम निकाल लोगी? काई ए क्या होता है? Na बाय Na प्लस Nb, Na और Nb बराबर, तो Na बटा Na प्लस Na, Nb को भी Na कह सकते हैं, Na बाई 2 Na, तो क्या हो जाएगा ये? क्या 1/2 आ जाएगा? हाँ, ऐसी काई बी भी 1/2 आ जाएगा, दोनों को प्लस करके 2 1 ही बनना है, एक हाफ हो गया दूसरा भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। हमें ये पता है कि जब दो मोल्स, दोनों
दोनों कंपोनेंट के मोल्स बराबर हो जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है। Volatile liquids at equilibrium, the vapor phase will be always rich in the components which is more volatile. एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं A ज्यादा वोलाटाइल है B से। ठीक है, A ज्यादा वोलाटाइल है B से, तो इसका मतलब हुआ कि जो P नोट A है वो ज्यादा होगा P नोट B से। इतना समझ आता है। जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो A का ज्यादा होगा। हाँ, तो अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर मुझे बताना, जो अगर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो जो वाई ए होता है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज वो क्या होता है, वो होता है पी ए बाई पी टोटल। हाँ, इज इक्वल्स टू पी ए को क्या लिखोगे, पी नॉट ए काई ए, पी टोटल ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी नॉट ए काई ए। ऐसे तुम पी काई बी को क्या लिखोगे, पी नॉट बी काई बी बाई पी टोटल, ऐसे लिखोगे क्या? क्या दोनों के लिए काई ए काई बी की वैल्यू बराबर हाफ हाफ है? हाँ। क्या पी टोटल बराबर, हाँ पी टोटल तो पूरा सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन का है, बराबर है। मुझे बताना, क्या तुम क्या तुम वाई ए और वाई बी का रिलेशन निकाल सकते हो कि दोनों वैल्यूज बराबर है? तो जिसका जिसका प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोल प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि क्या इसको देख के मैं ये कह सकती हूँ काई ए इज ज्यादा देन काई बी, वाई ए ज्यादा देन वाई बी। हाँ, यानी कि जो वेपर फेज है उसके अंदर कंपोनेंट उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जो ज्यादा वोलाटाइल होगा क्योंकि उसके प्योर वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि इन्होंने बोला द वेपर प्रेशर, अगर मेरा इक्विमोलर सॉल्यूशन है दो वोलेटाइल लिक्विड्स का, इक्विलिब्रियम पर वेपर फेज में विल बी मोर रिच इन द कंपोनेंट्स व्हिच इज मोर वोलेटाइल, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा जिसका प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो कंपोनेंट ज्यादा होगा वेपर फेज के अंदर, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, बहुत ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी सही लिखी है। फिर लिखा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर pressure is in liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। ये तो सिंपल सी बात है। फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड सॉलिड सॉल्वेंट बोलते हैं ना, वहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी कि सॉलिड फेज के बराबर हो जाता है उसका वेपर प्रेशर। तो स्टेटमेंट सही है। नाउ ये चार ट्रू फॉल्स और है हमारे पास, देखो ध्यान से। द वैल्यू ऑफ के एफ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो एम होता है ना ये सॉल्वेंट का मोलर मास होता है ना, या आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 1000 और डेल्टा एच फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने वाला कंसेप्ट है। ये जो के एफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, सोल्यूट पर नहीं। ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन कंटेनिंग, देखो ध्यान से, मास भी सॉल्वेंट का, आर तो कांस्टेंट है, टी एफ सॉल्वेंट का, ये भी सॉल्वेंट का ही होता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि फ्रीजिंग पॉइंट में जब डेल्टा टी एफ जो होता है ना उसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो फ्रीज किसको कर रहे हैं, सॉल्वेंट की तो फ्रीज कर रहे होते हैं, बिल्कुल सॉल्वेंट की तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बोला है सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन, ज्यादा है 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl। एक सॉल्यूशन है उसके अंदर 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl से ज्यादा NaCl है तो वो हाइपोटोनिक होगा विद रिस्पेक्ट टू लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर ना इतना होता है, इतना ही होता है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl होता है लिविंग सेल के अंदर। अब इन्होंने बोला एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर इससे ज्यादा है, पाई की वैल्यू होती है CRT, इससे ज्यादा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पाई भी बढ़ जाएगा, और जब किसी का वेपर, अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो यानी कि वो हाइपोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक हो जाएगा, यानी कि गलत हो गया, सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से गलत हो गया, हाइपो लिख दिया, हाइपर लिखना था। द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर इथेनॉइक एसिड डाइमर बनाता है। इथेनॉइक एसिड मतलब CH3COOH, इसके दो मॉलिक्यूल्स जाते हैं और CH3COO ऑल ट्वाइस करते हैं, ये डाइमर बनाते हैं। हाँ, ये डाइमर बनता है, देखो ध्यान से, अगर ये एक था ये जीरो होंगे टाइम जीरो पर,
अगर टी इज इक्वल टू टी पर ये एक भी नहीं बचा, कुछ नहीं देते तो हम स्ट्रॉन्ग की तरह ही ट्रीट करते हैं उसको। तो अगर ये दो होते, चलो दो है तो इसका एक बनेगा, हाँ खत्म हो गया। तो आई की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/2, 1+0 देगा, दो देगा, 1+0 बटा 2+0 तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो आएगा, यानी कि 0.5, नियरली 0.5 की आएगी, यानी कि सही लिखा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के अंदर 0.1 मोल फ्रैक्शन है यूरिया का। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन इन यूरिया का 0.1 मोल फ्रैक्शन है यूरिया का। मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का मतलब समझो, क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को बोल सकती हूँ 0.1, यानी कि क्या मैं इसे 1/10 कह सकती हूँ, हाँ। इसका मतलब हुआ कि एक मोल यूरिया इन 9, क्योंकि देखो 10 टोटल है, एक तो यूरिया का है, इन 9 मोल ऑफ वाटर, है ना। तो इसकी मोलैलिटी क्या होगी बताना। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 9 मोल ऑफ वाटर है तो कितना मास हो जाएगा, 9 इंटू 80। अब ये ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 55.5 आता है, हाँ। ये 55.5 बाय में 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6। देखो 54 फिर 1 कैरी 15, तो आ जाएगा 1.60, दोबारा 6, फिर आ जाएगा मेरा 6, तो ये 10 नीचे डिवाइड में था तो ये आ जाएगा हमारा 6.166। तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेटली इतना ही तो आ रहा है, तो मैं 6 को 7 भी कर सकती हूँ, या आप कोर्स कर सकते हो कि ये 5 से बड़ा है तो अप्रोक्स करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही लिखी है। नाउ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 26 से स्टार्ट करा था और 32 तक हम पहुंच गए हैं। ये ट्रू फॉल्स 8 तो ट्रू फॉल्स हो गए, बाकी वो क्वेश्चन हमने करे हैं, है ना। 6 7 8 9 10 11 12 टोटल देखो 6 हमने क्वेश्चन करे और ये 8 ट्रू फॉल्स हो गए, है ना। टोटल तो मान लो हमारे 14 क्वेश्चन डिस्कस हो गए लेक्चर के अंदर। इसके आगे वाले लेक्चर में हम इसके आगे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं खुद से रिप्लाई करूंगी और इसको का देखने से पहले, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करा करो, तभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है अच्छी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।